हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की इस सीरीज़ में हम इस वीडियो में सीएसएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लास्ट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है सीएसएस क्या है। सीएसएस एक स्टाइलशील लैंग्वेज है। सीएसएस ऐसे डिज़ाइन किया गया है जो प्रेजेंटेशन और कंटेंट को अलग अलग रखता है। सीएसएस एक भाषा है जो कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है या इसमें से सभी। तो सीएसएस एक प्रकार की लैंग्वेज भी होती है। ये एचटीएमएल के कंटेंट और उसके प्रेजेंटेशन को अलग अलग भी रखता है। आप एचटीएमएल की फ़ाइल अलग और सीएसएस की फ़ाइल अलग बना ये काम कर सकते हैं। सीएसएस एक लैंग्वेज है जो कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसमें से सभी जवाब आपके क्या हैं, सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा टैग एचटीएमएल पेज में सीएसएस को जोड़ने के लिए किया जाता है। सीएसएस टैग, डॉक टाइप एचटीएमएल, स्क्रिप्ट टैग या स्टाइल टैग। तो एचटीएमएल पेज के अंदर अगर आपको सीएसएस लिखना है तो आप स्टाइल टैग का उपयोग करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीएसएस का पूरा नाम पूछा गया है। कलर स्टाइल शीट्स, कैस्केड सी स्टाइल, कैस्केड स्टाइल शीट या कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सीएसएस का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये एस का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एस लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीएसएस में कलर कॉलन रेड को क्या कहा जाता है। तो कलर जब आप लिखते हैं सीएसएस में फिर कॉलन लगाते हैं, फिर अगर आप रेड लिखते हैं यहाँ पे तो इस लाइन को या इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टर, रूल, डिक्लेरेशन या वैल्यू। तो इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का नाम, फिर लगाते हैं कॉलन और फिर ये वाला हिस्सा होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है सीएसएस में एक डिक्लेरेशन को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिक्लेरेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस सेलेक्टर्स आर यूज टू स्पेसिफाई ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एक ग्रुप को यानी समूह को दर्शाने के लिए कौन से सीएसएस सेलेक्टर का उपयोग किया जाता है। टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर या क्लास और टैग दोनों। तो अगर HTML फाइल में ढेर सारे एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को आपको ऐसे रैंडमली सेलेक्ट करना है, उनका ग्रुप बनाना है, तो इसके लिए आप क्लास सेलेक्टर का उपयोग करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सीएसएस। इसमें से कौन सा एक सीएसएस का प्रकार नहीं है। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल या आउटलाइन। तो सीएसएस के तीन प्रकार होते हैं, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। आउटलाइन कोई टाइप नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा डी, आउटलाइन। इनलाइन को हम HTML के एलिमेंट के अंदर ही लिखते हैं, एलिमेंट के अंदर ही, टैग के अंदर ही लिखते हैं। इंटरनल सीएसएस को HTML फाइल के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस में हम सीएसएस की अलग से फाइल बना के लिखते हैं। ये कोई प्रकार सीएसएस का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सीएसएस में फॉन्ट साइज को क्या कहा जाता है। तो फॉन्ट यहाँ पे लिखा है, डैश लगा है, फिर साइज लिखा हुआ है, तो इसको सीएसएस में हम प्रॉपर्टी का नाम कहते हैं। ठीक है। फिर हम इसके बगल में कॉलन लगाएंगे, फिर हम फॉन्ट का साइज यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का नाम होता है और यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी आप लगाएंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड या टेक्स्ट अलाइन बोल्ड। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए HTML में जैसे बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग होता है, CSS में हम फॉन्ट वेट की वैल्यू बोल्ड सेट करेंगे तो वो टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग CSS कोड। इस CSS कोड का आउटपुट क्या है। यहाँ आपने H1 को एज ए सेलेक्टर लिखा है,
कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने पहले तो प्रॉपर्टी का नाम लिखा है, फिर वैल्यू में आपने लिखा है ग्रीन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं होगा, एरर आएगा, हेडिंग डार्क ग्रीन हो जाएगा या हेडिंग ग्रीन बन जाएगा। तो देखिए CSS की जो वैल्यू होती है उसको हम कोटेशंस के अंदर नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर। तो ये काम नहीं करेगा, यानी आउटपुट कुछ नहीं आएगा। अगर आपको वैल्यू देना है CSS में, आपको बिना कोटेशंस के लिखना पड़ेगा। कोटेशंस लगा के वैल्यूज को हम HTML में लिखते हैं, CSS में नहीं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई एन इटैलिक टेक्स्ट। तो अगर इटैलिक टेक्स्ट बनाना है तो HTML में I टैग होता है, EM टैग होता है। CSS में अगर आपको किसी टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है तो आपको फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी लिखना है, फिर कॉलन लगा के आपको इटैलिक लिखना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स टू लिंक एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इन HTML फाइल। एक HTML फाइल में एक बाहरी स्टाइल शीट को जोड़ने का सही तरीका क्या है, सही सिंटेक्स क्या है? लिंक टैग लगाया है, REL में स्टाइल शीट लिखा है, HREF में फाइल का नाम लिखा है। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन है। लिखने का जो सही तरीका है उसमें पहले हम लिंक टैग लगाते हैं, फिर REL के अंदर स्टाइल शीट लिखते हैं, स्टाइल शीट, फिर HREF के अंदर हम उस फाइल का नाम देते हैं। तो इसमें सही वाला जो ऑप्शन है वो पहला वाला सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू सेट द इमेज एज बॉर्डर इंस्टेड ऑफ बॉर्डर स्टाइल। तो किसी भी एलिमेंट के चारों ओर अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं और उस बॉर्डर में आपको फोटो दिखाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे? बैकग्राउंड इमेज सोर्स, बैकग्राउंड इमेज, बॉर्डर इमेज सोर्स या बॉर्डर इमेज। तो बॉर्डर में फोटो लगाना है तो इसके लिए बॉर्डर इमेज सोर्स प्रॉपर्टी का उपयोग करना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू अप्लाई CSS स्टाइल्स। CSS को लगाने का सही तरीका क्या है? एक्सटर्नल CSS की फाइल में यूज़ करिए, HTML एलिमेंट के अंदर यूज़ करिए, HTML पेज के हेड सेक्शन के अंदर यूज़ करिए, या इसमें से सही तरीका है? तो आप लगा तो तीनों तरीके से सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा या उपयुक्त तरीका होता है वो HTML पेज के हेड सेक्शन के अंदर होता है। तो ये सबसे सुटेबल जगह होता है CSS को लिखने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट्स द साइज ऑफ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का साइज आपको सेट करना है, CSS का कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे? फॉन्ट साइज, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट या साइज प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट के साइज के लिए फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। ऑप्शन ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ CSS बॉक्स मॉडल। CSS बॉक्स मॉडल की इनमें से कौन सी एक विशेषता या प्रॉपर्टी नहीं है? सबसे पहले कंटेंट बॉक्स होता है, फिर आपका पैडिंग बॉक्स होता है, फिर बॉर्डर बॉक्स होता है, बॉर्डर बॉक्स के बाहर आपका मार्जिन होता है। तो इसमें मार्जिन मिला, हाइट विड्थ मिलता है कंटेंट वाले से। ठीक है। तो कलर जो प्रॉपर्टी है वो CSS बॉक्स मॉडल का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट्स व्हाट काइंड ऑफ लाइन डेकोरेशंस आर एडेड टू एन एलिमेंट सच एज अंडरलाइंस, ओवरलाइंस, ETC। अगर किसी एलिमेंट के आपको अंडरलाइन या ओवरलाइन सेट करना है तो आप उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे? टेक्स्ट लाइन डेकोरेशन, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन या टेक्स्ट लाइन। तो किसी एलिमेंट के चारों ओर अगर आपको अंडरलाइन बनाना है या ओवरलाइन बनाना है तो इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट के कलर को सेट करना है
तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन, पैलेट, कलर जिसमें यू लगा है, कलर जिसमें यू नहीं है। तो टेक्स्ट के कलर को सेट करने के लिए टी वाले ऑप्शन का यूज करेंगे जिसमें यू का यूज नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द ओवरफ्लो एलिमेंट? किसी एलिमेंट का कंटेंट अगर ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो का मतलब कंटेंट के जो एलिमेंट है उसका एरिया इतना है और इतना एरिया से ज़्यादा उसका आपने कंटेंट भर दिया है, तो कंटेंट क्या होता है, इस एलिमेंट से बाहर निकल जाता है, यानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक वैल्यू सेट करना होता है ओवरफ्लो में, स्क्रॉल, हिडन, ऑटो या इसमें से सभी। तो ओवरफ्लो एलिमेंट्स के लिए स्क्रॉल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एक बगल में स्क्रॉल बार दिखेगा, जिससे आप स्क्रॉल करके कंटेंट को उतने एरिया में ही देख सकते हैं। हिडन मतलब उतना कंटेंट जो बाहर हो गया है वो छुप जाएगा। ऑटो का मतलब कंटेंट पे डिपेंड करता है, अगर कंटेंट ज़्यादा होगा तो स्क्रॉल बार दिखेगा, कंटेंट कम होगा तो नहीं दिखेगा, या इसमें से सभी। तो ये वाला और जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई टेबल बॉर्डर्स इन सीएसएस? सीएसएस में टेबल बॉर्डर्स को दर्शाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है? टेबल कॉलन बॉर्डर, टेबल बॉर्डर या इसमें से कोई नहीं। तो बॉर्डर लगाना है, चाहे टेबल हो चाहे कोई भी एलिमेंट हो, बॉर्डर प्रॉपर्टी का आपको यूज करना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट इन टेबल? एक टेबल के अंदर आपको अगर टेक्स्ट को अलाइन करना है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? टेक्स्ट अलाइन, अलाइन, टेक्स्ट, इसमें से कोई नहीं। अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट को आपको सेल के लेफ्ट रखना है, राइट रखना है या सेंटर रखना है, टेक्स्ट को सेल के अंदर कहाँ पे सेट करना है, इसके लिए हम अलाइनमेंट यूज करते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके आप डेटा को सही जगह पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट अलाइन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी डिफाइंस द स्पेस बिटवीन सेल्स इन अ टेबल? टेबल के सेल्स के बीच में अगर आपको स्पेस लगाना है या सेट करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे? बॉर्डर स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग जिसमें डैश नहीं है, या इसमें से कोई नहीं। बॉर्डर स्पेसिंग बॉर्डर्स के बीच के लिए होता है, सेल स्पेसिंग सेल्स के बीच के लिए होता है। तो यहाँ पे सेल्स के बीच का ही स्पेस पूछा था, तो बी वाला ऑप्शन सही है। ये जो प्रॉपर्टी है ये HTML में यूज़ होता है, ना कि CSS में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आईडी सेलेक्टर? इसमें से कौन सा एक आईडी सेलेक्टर है? डॉट, हैश, स्क्वायर ब्रैकेट्स या एस्टेरिस्क? जो डॉट सिंबल है ये क्लास सेलेक्टर को दर्शाता है, हैश सिंबल आईडी सेलेक्टर को दर्शाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स एट्रीब्यूट सेलेक्टर को दर्शाते हैं, और जो एस्टेरिस्क या स्टार साइन देख रहे हैं ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। तो आईडी सेलेक्टर पूछा है तो ऑप्शन बी वाला इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिप्रेजेंट सेकेंड्स इन CSS? CSS में सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एस, SE, SEC या सेकेंड? तो सेकेंड CSS में दर्शाना होता है, कोई टाइम रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम एस का यूज करते हैं, जैसे 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, इसके लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिलेक्टर सेलेक्ट करता है HTML एलिमेंट के अवस्था को, स्टेट को? स्यूडो सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर या एट्रीब्यूट सेलेक्टर? तो स्यूडो सेलेक्टर एलिमेंट की स्टेट को सिलेक्ट करता है। ठीक है। स्यूडो सेलेक्टर्स को हम ऐसे कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कॉलन के बाद मैंने लिख दिया एक्टिव, कॉलन के बाद मैंने लिख दिया फोकस, तो ये सब स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड स्पेस इनसाइड टेक्स्ट फील्ड?
एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर अगर आपको जगह बनाना है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे? तो किसी भी सेल के अंदर या किसी भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर अगर स्पेस बनाना होता है, या तो आप पैडिंग, मार्जिन, नंबर या पासवर्ड में से पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। मार्जिन बाहर की स्पेस के लिए होता है, पैडिंग अंदर की स्पेस के लिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू फॉर एन अनऑर्डर्ड लिस्ट? एक अक्रमांकित सूची के लिए कौन सा इसमें से वैल्यू नहीं है? डिस्क, स्क्वायर, सर्कल या नंबरिक? डिस्क में क्या होता है, आपको ऐसे दिखाई देता है, भरे भरे सर्कल्स। अगर आपको लिस्ट ऐसे दिख रहा है तो उसका टाइप डिस्क है। अगर आपको स्क्वायर शेप में दिख रहा है तो उसका टाइप जो है वो स्क्वायर है। अगर आपको सर्कल दिख रहा है तो ये सर्कल टाइप का है। ये सभी अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप हैं, तो ये तीनों तो वैलिड हैं, लेकिन जो नहीं है वो नंबरिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए बॉक्स लेवल एलिमेंट? इसमें से कौन सा बॉक्स लेवल एलिमेंट नहीं है? बॉक्स लेवल एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं, और ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने पेरेंट का पूरा चौड़ाई कवर करके या छका के रखते हैं। तो अगर किसी बॉक्स के अंदर आप पैराग्राफ लगाते हैं तो उसकी पूरी चौड़ाई तक वो कवर कर लेता है। अगर आप लिस्ट लगाते हैं तो पूरी चौड़ाई को कवर कर लेता है। एल लगाते हैं तो भी पूरी चौड़ाई को कवर कर लेता है। बी यानी बोल्ड टैग लगाते हैं तो पूरी चौड़ाई को नहीं, सिर्फ उतने जगह को कवर करेगा जितने में कंटेंट को बोल्ड करना रहता है। तो ये एक बॉक्स लेवल एलिमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू फॉर द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी? बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का इसमें से कौन सा एक वैल्यू नहीं है? रिपीट वाई, रिपीट एक्स, नो रिपीट या फिक्स्ड? तो ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी एक वैल्यू है, और ये कोई वैल्यू नहीं है। जब आप रिपीट वाई लिखते हैं तो बैकग्राउंड जो होता है वो वाई डायरेक्शन में रिपीट होता है। अगर आप रिपीट एक्स लिखते हैं तो एक्स डायरेक्शन में फ़ोटो रिपीट होता है। अगर आप रिपीट नहीं करवाना चाहते हैं तो नो रिपीट लिखते हैं। फिक्स्ड कोई वैल्यू नहीं होता है बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिक्स्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईडी सेलेक्टर में जो नाम होता है उसके आगे क्या होता है? डॉट, मॉडुलस, परसेंटेज सिंबल भी बोल सकते हैं, हैशटैग या एट द रेट साइन। तो आईडी सेलेक्टर में हम सबसे आगे उसके हैशटैग लगाते हैं, फिर हम आईडी का नाम लिखते हैं। तो ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डस HSL स्टैंड्स फॉर? HSL का पूरा नाम क्या होता है? ये एक प्रकार का कलर कोड होता है CSS में। जैसे RGBA होता है, RGB रेड ग्रीन ब्लू, या RGBA होता है, ऐसे ही HSL भी कलर कोड होता है। इसका पूरा नाम होता है ह्यूज स्पेसिफाइड लाइटनेस, ह्यू स्पॉट लाइटनेस, ह्यू सेचुरेशन लाइटनेस, या इसमें से कोई नहीं। इसका पूरा नाम होता है ह्यू सेचुरेशन एंड लाइटनेस। तो ये तीन चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो इस वीडियो में आपने जितने भी MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसमें से बहुत से ऐसे MCQ क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और इसमें से कुछ ऐसे MCQ क्वेश्चंस भी हैं जो आपके आने वाले जनवरी 24 एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सभी MCQ क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।